वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे फिर से मिशन क्लासेस में। तो दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि हमने इसी तरीके से पिछले क्लास को कवर किया और सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल को करते हुए आगे बढ़ा, तो आज हमने उसी चैप्टर उसी एक्सरसाइज का 1.1 का चौथा क्वेश्चन जो पिछले क्लासेस में कवर नहीं हो पाया था, तो आज हम उसी क्वेश्चन उसी चैप्टर को लेकर आया हूं आपके सामने में। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब भी क्लासेस में बैठे तो अपने पेन और पेपर के साथ में बैठें, ताकि हम जो भी क्वेश्चंस जो भी कंसेप्ट को बताए अपने नोटबुक में उतारते चलेंगे, लिखते चलेंगे, ताकि आपको क्लासेस के बाद जब उस नोट्स को पढ़ेंगे और समझेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे होने का संभावना है। तो मैं यही उम्मीद आपसे यही करूंगा और रिक्वेस्ट भी यही है आपसे कि पेन पेपर के साथ में बैठेंगे और हमारे इस वीडियो को, हमारे इस पढ़ाने के तरीके को और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, अपने क्लास साथियों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने अनुभव को, अपने आंसर्स को, अपने क्वेश्चंस को, अपने डाउट को पूछें। मैं इंशाल्लाह सारे डाउट और सारे क्वेश्चंस का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और इसी तरीके से मैं अपने आज की जर्नी को स्टार्ट करता हूं। आज स्क्रीन पे पहला सवाल ये है मेरा कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर देना है। बोला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम लोग को पता है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो एक से शुरू होती है। आप डिफिनेशन उसका लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, अर्थात जिस संख्या का स्टार्टिंग, जिस संख्या की शुरुआत एक से हो उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जिसकी शुरुआत जीरो से हो, अर्थात वैसी संख्या जिसमें जीरो शामिल कर दिया जाए वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो हमारा ये सवाल है रोमन में कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो हम ये जवाब उत्तर में देंगे यस, सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है। इसका कारण आप बता सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 और पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 में ये भाग उसी का है, प्राकृतिक संख्या का ही, जिससे हमारा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो हम एक नोट लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। नोट हमारा ये रहेगा कि प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन होती है। संख्या पहले लेंगे प्राकृत संख्या, क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या में नंबर 1 नोट में लिखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी संख्या होती है 1, ठीक। और एक मिनट, कलर को चेंज कर लेते हैं और दूसरा में लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या प्राकृतिक संख्या में कौन सा होता है। तो आप लोग इनफिनाइट बोलिएगा, क्या बोलिएगा, इनफिनाइट। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, इनफिनाइट। इनफिनाइट का साइन ये है कि आप इसको अपरिभाषित भी बोल सकते हैं, अपरिभाषित, क्या बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं, ठीक। इतने को आप लोग नोट डाउन करेंगे। और दूसरा स्लाइड में हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। क्या पढ़ेंगे दूसरा स्लाइड में, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं,
आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल करेंगे तो पूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक, इसके बारे में पहला नोट डाउन करेंगे। नोट हो गया मेरा, पहला नोट होगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? 0। इसमें पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो गया और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या हमारा हो जाएगा सबसे बड़ा पूर्ण संख्या, इसका भी इन्फिनिटी बोलेंगे या अपरिभाषित बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि संख्या में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, उनका बड़ी संख्या, उनका छोटी संख्या। ये ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कभी कभी और कंपटीशन में भी पूछते हैं, तो आप लोगों को याद रखने के लिए हमने बता दिया, लिखा दिया और समझा दिया। इसी तरीके से अब हम लोग स्लाइड दूसरे में चलेंगे। उसका दूसरा सवाल क्या बोल रहा है पढ़ेंगे। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य में दूसरा पॉइंट है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका कारण हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा? कि पूर्णांक संख्या हमने आपको बताया है कि धनात्मक, ऋणात्मक और 0 को शामिल करने पर वो पूर्णांक संख्या कहलाती है और हमारा पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 से शुरुआत होता है। तो कैसे हो सकता है कोई संख्या ऋणात्मक? तो पूर्णांक का कारण ये हो गया, पूर्ण संख्या इसमें शामिल नहीं हो सकती ऋणात्मक संख्या में। यहाँ पर जितने भी संख्या है वो ऋणात्मक में है, जो कि पूर्ण संख्या में शामिल नहीं हो सकती है। तो इसका कारण आप बता सकते हैं कि सारे पूर्ण संख्या वो पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और पूर्णांक संख्या में धनात्मक, ऋणात्मक और 0 शामिल होते हैं, इसीलिए वो गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या बोला गया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कारण ये है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? p/q के रूप में लिखते हैं, जहाँ पर p और q क्या है? पूर्णांक होना चाहिए, पूर्ण नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो मेरा परिमेय संख्या हो गया 1/2, 3/4 जैसी परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 होता है ना। तो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। असत हो गया कारण, समझ गए। अब चलते हैं स्लाइड तीसरा में, हम लोग 1.2 को सॉल्व करेंगे। 1.1 हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पर। अब हम आए हैं स्लाइड इसमें 1.2 को सॉल्व करने के लिए। इसमें भी कथन है सत्य और असत्य, और अपने कारण को जो उत्तर को जो अपने कारण के साथ बताना भी है। इसमें पहला सवाल ये बोला है कथन में कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका कथन, इसका जो उत्तर हो जाएगा सत्य हो जाएगा। देखते ही लग रहा है कि सत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको कारण में ये लिखना है कि अवास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों होता है, इसीलिए यहाँ पे कारण में लिखिएगा वास्तविक। रुकिए 1 मिनट, हम इरेजर इसको मिटा देते हैं और अच्छा सा पेंसिल लेते हैं ताकि देखने में मेरा अच्छा लगे। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक में यहाँ पे स्पेस कम है, इसके कारण से हम उसको चेंज कर देंगे। कारण में ये लिखिएगा कि वास्तविक संख्या जो होता है, वास्तविक संख्या हमारा, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कैसे 1/2 है ना, और अपरिमेय संख्या का एक एग्जाम्पल लिख दीजिए √3। तो ये हमारा क्या, वो संख्या कहलाएगा हमारा वास्तविक संख्या, जिसमें परिमेय और अपरिमेय का मेल होता हो। तो अपना उत्तर को सत्य में लिखिएगा और कारण को वास्तविक संख्या में
परिमेय और अपरिमेय संख्या के मेल से बनी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड कि संख्या रेखा और प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का है व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ पर m एक प्राकृतिक संख्या है। क्या होना चाहिए? m एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए और रूट m क्या होना चाहिए? प्रत्येक बिंदु। तो क्या आप एक संख्या रेखा को देख सकते हैं? यह प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का है। क्या आप यहाँ पे प्रत्येक का वो निकाल सकते हैं रूट m के रूप का? वही m क्या होना चाहिए? प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे +1 +2 +3 +4 ऐसे करेंगे तो प्रत्येक तो नहीं होगा इसका। चलिए मान लीजिए रूट m के रूप का हो गया। 4 का वर्गमूल 2 होता है ना, 4 का वर्गमूल 2 होता है और आगे जाएंगे तो 9 आएगा। तो उत्तर इसका हो जाएगा असत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत हो जाएगा। असत हो जाएगा। इसका कारण क्या हो जाएगा? असत हो जाएगा। और हमारा यहाँ पर एक नोट, जितने भी ऋणात्मक का वर्गमूल होता है प्राकृतिक संख्या में, वो कभी भी वो प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाती है। अर्थात ऋणात्मक का वर्गमूल प्राकृतिक संख्या कभी नहीं हो सकती है। यहाँ पे कारण में लिख सकते हैं आप कि ऋणात्मक संख्या यानी कि निगेटिव वाला जो नंबर होगा वो हमारा कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। निगेटिव संख्या जो भी होगा वो प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। लिख लीजिएगा, नेगेटिव संख्या का प्राकृतिक वर्गमूल नहीं हो सकता है। और दूसरा सवाल में हमारा ये है, थर्ड सवाल में बोला गया है कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होता है? तो यहाँ पर आपको हमने पहले स्लाइड में बताया कि वास्तविक संख्या एक परिमेय और अपरिमेय के मेल से बनता है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट बोल दिया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। तो नहीं, इसका कारण लिखिएगा असत। क्या लिखिएगा कारण? असत है। असत बात बोला भाई। इसमें सिर्फ परिमेय ही नहीं होगा, अपरिमेय ही नहीं होगा, इसमें साथ साथ परिमेय भी होना चाहिए, तभी होगा ये वास्तविक संख्या। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय और अपरिमेय होता है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या सिर्फ एक अपरिमेय संख्या नहीं होता है। यहाँ पे आपको जानकारी के लिए लिख दिया कि वास्तविक संख्या परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या से मिलता है। उदाहरण के लिए परिमेय संख्या का एग्जाम्पल 2 - 3 1/2 7/4 ये हो गया। अपरिमेय संख्या √2 √3 जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो, बहुत ही मुश्किल हो, उसको हम अपरिमेय संख्या भी बोलते हैं। जैसे √5 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, √3 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, √2 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता, इसीलिए अपरिमेय संख्या हो गया। तो कारण में लिख दीजिएगा कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनता है, अर्थात सिर्फ अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि कारण में वास्तविक संख्या में क्या लिखिएगा? परिमेय का एग्जाम्पल लिख दीजिए और उसके बाद -3 का एग्जाम्पल लिख दीजिए, 1/2 का, ये सब हमारा परिमेय भी है। और अपरिमेय √2 लिख दीजिए, √3 लिख दीजिए। ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया? वास्तविक का संख्या का। समझ गए? चलिए, ये स्लाइड पे ये सवाल बोला गया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होती है। जी नहीं, यहाँ पे बोला गया है सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं हम आपको अभी बता देते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल नहीं होते हैं क्योंकि जब हम पूर्णांकों का देखेंगे तो यहाँ पर धनात्मक 1 +2 +3 +4 ऐसे जाएंगे तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोलो, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं भाई, अपरिमेय क्यों होंगे? परिमेय होंगे हमारा ना। √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, √9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये तो हमारा 3 और 2 तो परिमेय संख्या है ना। तो एग्जाम्पल में आप अगर लिखिएगा तो लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको बता देते हैं। एक उदाहरण देने के लिए बोला है कि कोई ऐसा धनात्मक वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो क्या होना चाहिए? परिमेय होना चाहिए।
तो हम यहाँ पे दे सकते हैं कि √4, √9 ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है, इसका 3 निकल जाएगा, इसका 2 निकल जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे आंसर यही होगा। नहीं, पूर्णांक धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, क्योंकि ये पूरा पूरा वर्गमूल तो निकल रहा है 4 का, 9 का। इसी तरीके से ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। तो आज का हमारा क्लास यहीं पे एंड होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और जो भी हमसे मिस्टेक हो रहा है लिखने में, क्योंकि ये पेन बहुत ही आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है, देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से एक वायर, एक कॉटन के ज़रिए से हम इस पेन को पेन टैब के रूप में लिख रहा हूँ। तो दिक्कत मामूली सी बात है, होगा ही होगा। तो जितने भी संख्या को आज पढ़े हैं सभी को नोट डाउन करे होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।